हेलो एंड वेलकम एवरीवन। गुड नाइट वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज दोपहर में आप सभी से मैंने बताया था कि रात 9:45 से 10 बजे तक 15 मिनट की एक क्लास होगी जिसमें हम जीके जीएस के 50 अंकों की संपूर्ण तैयारी करेंगे। आप भी अगर सुपर टैट की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही सेलेक्टेड होगा। आप या बहुत से लोग ऐसे कंफ्यूज हैं कि सुपर टैट की तैयारी कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, जीके की तैयारी कहाँ से करें। तो इस कंफ्यूजन से आपको बचना है तो बस 15 मिनट दिन के मुझे दीजिए। रात 9:45 से 10 बजे तक इन 15 मिनट में वो सब कुछ आप पढ़ने वाले हैं जो सुपर टैट के 50 अंकों के जीके जीएस की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का पहला क्लास हम शुरू करते हैं और पर डे 9:45 से 10 बजे तक सिर्फ 15 मिनट आप दीजिए, पूरे 24 घंटे का पैसा वसूल हो जाएगा। चलिए, और ये क्लास सभी के लिए बिल्कुल फ्री होगा। आज पहला दिन है तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा दूं। सुपर टैट का जो पाठ्यक्रम है, यहाँ पर 10 अंकों का साइंस आता है, 10 अंकों का ईवीएस एसएसटी और 30 अंकों का पूछा जाता है सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स। टोटल 50 अंक हो गए अगर तीनों को हम काउंट करते हैं, टोटल 50 अंक। और टोटल जीके जीएस के ही पार्ट हैं तो इन्हीं की तैयारी हम करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। पृथ्वी, नदियाँ, पर्वत, पहाड़, पठार, अक्षांश, देशांतर, और बहुत ही आसान भाषा में, हम किताबी लैंग्वेज में नहीं समझेंगे, बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। और जीके जीएस तो वैसे समुद्र की तरह है, लेकिन इन 15 मिनट में हम सिर्फ वो चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो सुपर टैट लेवल का है। ठीक है, सुपर टैट के अकॉर्डिंग है, सुपर टैट में आने वाले क्वेश्चन हैं। और आप अगर आईएएस पीसीएस एग्जाम को छोड़ दीजिए, दो बड़े परीक्षाओं को, तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो जो चीज़ें इन 15 मिनट में पढ़ाई जाएंगी वो हेल्पफुल होंगी, चाहे केबीएस हो, DSSB हो, या एसएससी हो, लेखपाल हो, कोई भी हो। तो चलिए सीधे आज के पहले टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक गुड नाइट वाली क्लास का है नदियाँ। आप चाहे तो कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये थ्योरी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम पे जो टारगेट टीचर चैनल है वहाँ पे या फिर ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाए। तो देखिए, नदियाँ जो टॉपिक है इसको हम थ्योरी और एमसीक्यू दोनों तरह से पढ़ने वाले हैं। भारतीय नदियों की अगर बात की जाए तो इसको 4 वर्गों में, 4 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ, जिसको दक्षिण से निकलने वाली नदियाँ भी कहते हैं, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी 4 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। तो तीसरा है तटवर्ती नदियाँ और चौथा अंतर्देशीय नालों से द्रोणी क्षेत्र की नदियाँ। सब कुछ बहुत आसानी से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं जो एग्जाम के हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नदियाँ वाले टॉपिक से। नदियों से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं वो पूछा जाता है कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। आपने यूपी टेट एग्जाम का पेपर देखा होगा या दिया होगा, तो आपने ये सारी चीज़ें जरूर देखी होंगी। तो सुपर टेट के लिए भी सिलेक्टेड है। तो नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, पहला जो है वो यमुना नदी है। यमुना नदी के किनारे स्थित जो प्रमुख नगर हैं वो है मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, कौसाम्बी, हमीरपुर। ये सभी शहर यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, और एग्जाम में आपने देखा होगा यूपी टेट वगैरह में गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगरों में से कानपुर पूछा जा चुका है कि कानपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा नदी की। ठीक है, वाराणसी, ठीक है, कन्नौज, इलाहाबाद, गाजीपुर, ये सभी भी गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर हैं। अयोध्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा कि अयोध्या कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगर बसा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अयोध्या राम मंदिर बनने की वजह से काफ़ी चर्चाओं में है। ठीक है आजकल। अगला है गोमती नदी। तो गोमती नदी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, लखनऊ नगर। तो लखनऊ जो शहर है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे है। सुल्तानपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर और खीरी, ये सभी गोमती नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर हैं। उसके बाद गोरखपुर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री गोरखपुर से रिलेटेड हैं। तो राप्ती नदी, गोरखपुर में कौन सी नदी है, राप्ती नदी। उसके बाद बस्ती, गोंडा, बहराइच में भी राप्ती नदी बहती है, या कह सकते हैं कि राप्ती नदी के किनारे बसे प्रमुख 4 शहर हैं, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है गोरखपुर, राप्ती नदी और सरयू नदी, अयोध्या। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला है रामगंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली और बदायूं। ठीक है, तो नदियाँ जो टॉपिक है यहाँ से एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। यूपी टेट में तो अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ेंगे हम।
कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ठीक है, उनकी सहायक नदियां कौन सी हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो सिंधु नदी जो है सबसे पहले इसका उद्गम स्थल देखते हैं, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत, ठीक है, यहाँ इसका उद्गम स्थल है। किस नदी का? सिंधु नदी का। नोट जरूर करिएगा, ये लंबाई नहीं पूछा जाता, ठीक है, चाहे तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, लेकिन नदियों का लंबाई मतलब आपके सुपर टेट एग्जाम में लगभग नहीं पूछा जाएगा। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल हो गया। इसकी सहायक नदियां आप नोट कर सकते हैं, सतलुज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिंगार, ठीक है, ये सभी क्या है? सिंधु नदी की सहायक नदियां। और प्रवाह क्षेत्र यानी कि कहाँ से यह बहता है, तो जम्मू कश्मीर और लेह से होते हुए सिंधु नदी का प्रवाह है, ठीक है, भारत की बात की जा रही है। उसके बाद अगला है झेलम नदी। तो शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है, और जम्मू कश्मीर से इसका प्रवाह है। अगला है चिनाब नदी जो कि बारालाचा दर्रे के निकट, ठीक है, इसका उद्गम स्थल है। और सहायक नदी सिर्फ एक है, चंद्रभागा, जम्मू कश्मीर इसका प्रवाह क्षेत्र है, यानी कि जहाँ से बहता है। रावी नदी रोहतांग दर्रा कांगड़ा इसका उद्गम स्थल है। साहो और सुलई दो इसकी सहायक नदियां हैं, प्रमुख सहायक नदियां। एग्जाम में DSSB में पूछा भी जा चुका है, ठीक है, रावी नदी का सहायक नदियों के बारे में DSSB में आ चुका है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। अगला है सतलुज नदी। तो मानसरोवर के निकट राक्षसताल, और इसकी सहायक नदियां हैं व्यास, स्पीति और बसपा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इसका प्रवाह क्षेत्र है। अगला है व्यास नदी, रोहतांग दर्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार आ चुका है, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो व्यास नदी, रोहतांग दर्रा इसका उद्गम स्थल है। गंगा नदी, एक कहने की जरूरत ही नहीं है कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है गंगोत्री के निकट गोमुख से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसकी सहायक नदी, गंगा नदी की सहायक नदियां हैं यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडारा और मंदाकिनी। ये आपको जरूर याद रखना है कि गंगा नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं, या कौन कौन से शहरों से होते और कौन कौन से प्रदेश से होते हुए बहता है, ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है। और इसका प्रवाह क्षेत्र गंगा नदी का उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है, इसका प्रवाह क्षेत्र है गंगा नदी का। अब अगला है यमुना नदी। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। चंबल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, काली, सिंध, आसन, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली इसका प्रवाह क्षेत्र है। दिल्ली अक्सर आप सुनते होंगे, यमुना नदी से रिलेटेड न्यूज आता है दिल्ली में, ठीक है, इसमें गंदगी या बहुत सारी फैक्ट्रियों के जो पानी जाते हैं दूषित, उससे रिलेटेड न्यूज आता रहता है। तो यमुना नदी का प्रवाह क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड। आगे और भी हैं नदियाँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे स्क्रीनशॉट लिया हुआ कभी दोबारा हम पलट के नहीं देखते हैं, तो इसको नोट करेंगे तभी ये माना जाएगा कि हाँ आप एक सीरियस अभ्यर्थी हैं और सीरियस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो रामगंगा देख सकते हैं, नैनीताल के निकट एक हिमनदी से निकलता है, खोन इसकी सहायक नदी है। घाघरा देख सकते हैं, ठीक है, घाघरा इंपॉर्टेंट है, नेपाल से निकलती है, इसका उद्गम स्थल है। गंडक नदी नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्तांग के निकट से निकलती है, ठीक है, बिहार इसका प्रवाह क्षेत्र है। कोसी नदी नेपाल के सप्तकोशिकी से निकलता है, ठीक है। इंद्रावती, तामुर, अरुण, कोसी इसका सहायक नदी है। सिक्किम, बिहार इसका प्रवाह क्षेत्र है भारत में। और हाँ, यहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है नदियों को पहली बार आप पढ़ रहे हो तो अभी सारी चीज़ें क्लियर ना हो रही हूँ, लेकिन यकीन मानिए जो अगला इसका नेक्स्ट क्लास होगा 15 मिनट का, जिसमें कि हम MCQ बहुविकल्पी क्वेश्चन देखेंगे, वह वीडियो देखने के बाद मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हम सेम टॉपिक को महीने में एक बार उसका रिवीजन भी करवाएंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे, तो सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। और एग्जाम में जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा इस टॉपिक से, तो ऑप्शन देखते ही फटाक से आप सही टिक कर देंगे। चंबल नदी का उद्गम स्थल है मऊ के निकट, जाना पाव पहाड़ी से, ठीक है। बेतवा नदी भोपाल के पास, सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से, दामोदर नदी ये आ चुका है एग्जाम में, दामोदर नदी का उद्गम स्थल याद रखिएगा, छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व। चलिए आगे देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील के निकट, तिब्बत में सांगपो से, ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील के निकट, तिब्बत में सांगपो से। और सहायक नदियां हैं घनसिरी, कापिली, सोनसिती, मानस, लोहित, नोआ, पद्मा, दिहांग। पद्मा और लोहित मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी सहायक नदियां हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और प्रवाह क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश, असम,
चलिए महानदी के बारे में देख लेते हैं। सिहावा के निकट रायपुर से इसका उद्गम होता है। उसके बाद और यहाँ पर गोदावरी नदी इंपॉर्टेंट है, नासिक के पहाड़ियों से उद्गम होता है। कृष्णा नदी का महाबलेश्वर के निकट से उद्गम होता है। कावेरी नदी का केरकारा के निकट से उद्गम होता है। नर्मदा नदी का अमरकंटक, ठीक है, और ताप्ती का मुल्ताई बैतूल से। तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पहले वाले पेज पर ही नदियाँ थी, यहीं से क्वेश्चन बनता है। और अब जो है जो नदियों को चार समूहों में वर्गीकृत किया गया था, तो पहला जो समूह है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, उनको देख लेते हैं। तो हिमालय से निकलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं और हिमालय से निकलने वाली नदियों की विशेषता क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो आप यही विशेषता जानिए कि हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उनका जल स्तर साल भर लगभग सामान्य होता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि ये बरसात के जल पे निर्भर नहीं होती हैं हिमालय वाली नदियाँ। एक क्या है कि हिमालय पे जो ग्लेशियर पिघलता है बर्फ से, इन नदियों में साल भर जो है प्रवाह लगभग समान रूप से बना रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये नदियाँ कभी सूखती नहीं हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर से इनको बर्फ पिघलने से पानी मिलता रहता है। तो आगे देखते हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बर्फ और ग्लेशियरों के पिघलने से बनी हैं, अतः इनमें पूरे वर्ष के दौरान निरंतर प्रवाह बना रहता है। जैसा कि बताया गया आपको, मानसूनी माह के दौरान हिमालय क्षेत्र में बहुत अधिक वृष्टि होती है और नदियाँ बारिश पर निर्भर हैं, अतः इसके आयतन में उतार चढ़ाव होता रहता है। इनमें से कई अस्थायी होती हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तटवर्ती नदियाँ विशेषकर पश्चिमी तट पर लंबाई में छोटी होती हैं और उनका सीमित जलग्रहण क्षेत्र होता है। इनमें से अधिकांश अस्थायी होती हैं, ठीक। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्देशीय, देखिए यहाँ तक हो गया हिमालय से निकलने वाली नदियों की विशेषता या उसके बारे में, और ये तटवर्ती नदियों के बारे में यहाँ दिया हुआ है दूसरे पॉइंट में। और तीसरे पॉइंट में अंतर्देशीय जो नाला द्रोणी क्षेत्र वाली नदियाँ हैं उसके बारे में दिया हुआ है। और चौथा पॉइंट है, हिमालय से निकलने वाली नदी की मुख्य प्रणाली सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी की प्रणाली की तरह है, ठीक है। आगे देखिए, सिंधु नदी के बारे में देख लेते हैं। सिंधु नदी से अक्सर क्वेश्चन आया है। सिंधु नदी विश्व की महान नदियों में से एक है। तिब्बत में मानसरोवर के निकट से निकलती है। ध्यान रखिएगा कि इसका उद्गम स्थल है तिब्बत में मानसरोवर के निकट से, और भारत से होते हुए यह पाकिस्तान के कराची के निकट अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो यह कहाँ से निकलते हुए कहाँ जाकर गिरती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अरब सागर में जाकर यह मिल जाती है, गिर जाती है, कह सकते हैं। और आप यहाँ मैप में देख सकते हैं कि तिब्बत चीन से होते हुए या भारत से होते हुए पाकिस्तान में से होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी, ठीक है। यानी कि सिंधु नदी का जो प्रवाह तंत्र है 3 देशों से होकर गुजरता है, चाइना, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। भारतीय क्षेत्र में बहने वाली इसकी सहायक नदियों में सतलुज तिब्बत से निकलती है, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ठीक, इसकी सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी से रिलेटेड और इसकी जो उप नदियां हैं उससे क्वेश्चन आया हुआ है। चेनाब नदी के बारे में पूछा जाता है। चेनाब नदी के बारे में देखिए, ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के K20 लारा दर्रे से होता है। K20 लारा दर्रा याद रखिएगा आप लोग, सुपर टेट के सभी अभ्यर्थियों से कह रहा हूँ कि चेनाब नदी जो है उसका उद्गम स्थल K20 लारा दर्रे से होता है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण 2 नदी चंद्रा और भागा नदी से होता है, इसलिए इसे वहाँ चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में इसको चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है चिनाब को। अगला है झेलम नदी। ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर के घाटी बैरीनाग के निकट से होता है। ये नदी 170 किमी भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती है और पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला है सिंधु जल समझौता। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सिंधु जल समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। कब हुआ? 1960 में हुआ, ठीक है। और एक और है पाक जल संधि, इसका भी नाम आपने सुना होगा, पाक जल संधि। तो पाक जल संधि कौन से 2 देशों के बीच हुआ? तो भारत और श्रीलंका, नोट कर सकते हैं। ये 2 महत्वपूर्ण जल संधियां हैं। पाक जल संधि भारत श्रीलंका के बीच और सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी के बारे में देखते हैं। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो गढ़वाल में हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नदियों से रिलेटेड उनका उद्गम स्थल पूछा जाता है,
तो इसका गंगोत्री के हिमनद से, ठीक है, गौमुख नामक स्थान से होता है इसका उद्गम स्थल। गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? घाघरा, गोमती, कोसी, यमुना, गंडक, चंबल, सोन, बेतवा, गंडक। अब देखिए एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि गंगा नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है, तो 3 ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन होगा, घाघरा, गोमती, कोसी और एक और कोई नदी का नाम दे देगा। तो इसमें आपको बताना होगा कौन सी सहायक नदी नहीं है। आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो नोट कर लीजिएगा कि विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी करती है जिसको सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए वन लाइनर के रूप में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है जहां इसे सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र जो है वह तिब्बत से निकलती है, उसको वहां सांगपो कहा जाता है और लंबी दूरी की यात्रा कर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं और लंबी दूरी की यात्रा कर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग कहा जाता है। पासी घाट के निकट देबांग और लोहित ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती हैं, ठीक। और यह संयुक्त नदी पूरे असम से होकर एक संकीर्ण घाटी में बहती है। यह घुबरी के अनुप्रवाह में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन यही बना है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, तो इसको सांगपो कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और देखिए, इसका उद्गम स्थल तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट से होता है जहाँ इसे यरलुंग सांगपो कहा जाता है। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। आसाम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर जमुना कहा जाता है, ठीक। बांग्लादेश में प्रवेश करता है इसको जमुना कहा जाता है। पद्मा गंगा से संगम के बाद इसकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है जो कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलता है, ध्यान रखिएगा। यह तिब्बत, भारत, बांग्लादेश से होते हुए बहता है। ब्रह्मपुत्र 3 देश तिब्बत, भारत, बांग्लादेश से होकर बहता है। असम में ही नदी को दोनों शाखाएं मिलकर माजुली द्वीप का निर्माण करती हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि माजुली द्वीप का निर्माण कौन सी नदी करती है या कौन सी नदी में माजुली द्वीप है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में, ध्यान रखिएगा। और दुनिया का माजुली द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये भी आपको याद रखना है, सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब दक्षिण क्षेत्र से निकलने वाली नदियां, इनको प्रायद्वीपीय नदियां कहा जाता है। जो दक्षिण क्षेत्र से निकलती हैं उनको प्रायद्वीपीय नदियां भी कहा जाता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। दक्कन क्षेत्र से अधिकांश नदी प्रणालियां सामान्यतः पूर्व दिशा में बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। दक्कन क्षेत्र क्या होता है? दक्कन को दक्षिण पढ़ सकते हैं, ठीक है, दक्षिण को ही दक्कन कहते हैं। तो दक्षिण क्षेत्र से निकलने वाली नदियां पूर्व दिशा में बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां या दक्षिण भारत से निकलने वाली नदियां, वही दोनों सेम चीज़ है। तो इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, एक अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां और दूसरा बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। तो यहाँ साउथ से मान लीजिए दिखला प्रायद्वीपीय नदियां, तो मैक्सिमम नदियां यहाँ जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं और सिर्फ 2 नदियां ही जाकर अरब सागर में मिलती है। यहाँ अरब सागर है, ठीक, तो मैप के थ्रू आप समझिए। तो प्रायद्वीपीय नदियां, मैक्सिमम नदियां जाकर यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी वो नदियां हैं देखिए, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, सिर्फ पश्चिम की ओर प्रायद्वीपीय नदियां, सिर्फ 2 नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ साउथ से निकलकर पश्चिम की ओर बहने वाली सिर्फ 2 नदियां हैं, नर्मदा और तापी नदी। और मैक्सिमम नदियां यहाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। ये सभी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं। ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इन नदियों का अपवाह तंत्र विकसित एवं आकार बड़ा है। ये नदियां बहुत गहरी बहती हैं। ये नदियां पूर्वी तट पर बहुत बड़े डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। और पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं, नर्मदा और तापी, ये नदियां अरब सागर में जाकर मिलती हैं। यहाँ पर दक्षिण से निकलती हैं और अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। ये नदियां गर्त से होकर बहती हैं। ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, ठीक है। जो पश्चिम की ओर नर्मदा और तापी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नर्मदा और तापी या ज्वार नदमुख का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं? तो नर्मदा और तापी ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी डेल्टा बनाती हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब तटवर्ती नदियाँ क्या होती हैं?
तटवर्ती नदियां वो नदियां होती हैं जो तट से होते हुए बहती हैं, ठीक है, किनारे से होते हुए बहती हैं किसी राज्य के। तो भारत में कई प्रकार की तटवर्ती नदियां हैं जो अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। ऐसी नदियों में काफ़ी कम नदियां पूर्वी तट के डेल्टा के निकट समुद्र में मिलती हैं, जबकि पश्चिम घाट तट पर ऐसी 600 नदियां हैं, ठीक है। तटवर्ती नदियां ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप देख सकते हैं इन नदियों में कौन कौन सी नदियां हैं। तटवर्ती जो नदियां हैं वो है लूनी, मच्छक, स्पेहन, सरस्वती, बनास, घग्घर, ये सभी तटवर्ती नदियां हैं। चलिए एमसीक्यू पर आ गए, उसके पहले वन लाइनर देख लेते हैं। वैसे 15 मिनट का समय लगभग कंप्लीट हो चुका है। आज शुरू के इंट्रोडक्शन में थोड़ा 2 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लग गया। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और गुड नाइट वाली आपकी जो क्लास है यहीं समाप्त होती है। कल जो बची हुई चीज़ें हैं और एमसीक्यू को फटाक से हम बहुत स्पीड के साथ करेंगे। कल की क्लास में जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न है नदियों टॉपिक से वो हम करेंगे 15 मिनट के अंदर, और आज के इस क्लास में जो वन लाइनर छूट गया है वो भी हम कल देख लेंगे, ठीक है। तो गुड नाइट वाली क्लास आपको कैसी लगी? क्या ऐसे क्लास कंटिन्यू करते रहें या इसमें क्या परिवर्तन कर सकते हैं, क्या और नया इंक्लूड कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे कल की गुड नाइट वाली क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू।